हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका हमारा सब्जेक्ट रहेगा BHDLA 136। ठीक है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका जो है अहम रोल रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके एग्ज़ाम की तैयारी में। तो आप इस वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास पास जो है ये सब्जेक्ट है उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम की तैयारी में। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 11 लेसन, ये आपके BHDLA 136 के लेसन हैं। और ये 11 लेसन है, यही आपके एग्जाम में आएंगे। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कोई सब जो भी क्वेश्चन है आपके प्रश्न हैं वो किस तरीके से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो पहला और दूसरा लेसन है ये शब्द संपदा, लोकोक्तियाँ, समाज शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियाँ, अशुद्धियाँ एवं शोधन। ये दोनों ही लेसन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इन दोनों ही लेसन को आप एक बार पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये व्याकरण में आपने कई बार ये लेसन अपने पहले आज से पहले की क्लासेस में हैं जो हैं पढ़े होंगे। तो ये इतने मुश्किल नहीं है। संवाद आप जानते हो, संवाद क्या होता है? जब दो लोगों की बातचीत को लेखन में दर्शाया जाता है तो किस तरह से दिखाया संवाद होता है। जैसे रामायण रामलीलाएं जब होती हैं तो वहाँ संवाद पढ़ करके जो है वो राम अपने डायलॉग्स जो है कलाकार बोलते हैं। तो ये संवाद होता है कि उसे हम लेखन कला में किस तरह से दर्शाते हैं। आपका यहाँ ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगी रचना की तरफ से, लेकिन उससे पहले रचना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये जो लेसन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब ये लेसन आप पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत जो ये दो तीन लेसन आपके हैं बाकी के एक मिनट, हाँ, ये लेसन जब आप पढ़ोगे रचना वाला तो इसके जो बाकी के लेसन हैं 9वां लेसन, 10वां लेसन और 11वां लेसन, ये इसमें ही कवर हो जाएंगे जब आप समझ के इसे पढ़ोगे। क्योंकि जो ये है वर्णनात्मक लेखन है, आख्यान परक लेखन है और तार्किक लेखन है। ये तीनों ही रचना के पार्ट है, रचना के प्रकार है, रचना के टाइप है। तो आपको जब ये समझ के आप लेसन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये पुनर्रचना वाला लेसन आपका आ जाता है, पुनर्रचना वाला, इसमें आपको कुछ पंक्तियां दे करके भाव पल्लवन पूछा जा सकता है। भाव पल्लवन कुछ पंक्तियां दे करके, मान लीजिए किसी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां दे दी, कविता की 2-3 पंक्तियां दे दी और उसका भाव पल्लवन आपसे पूछ लिया। तो आप इसे भावार्थ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई पोएम पढ़ते हैं तो हम भावार्थ जरूर लिखते हैं। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना होगा। ठीक है, पुनर्रचना क्या होती है? जैसे आप आपके सामने आपकी बुक है BHDLA 136 की हिंदी की, आप पूरा लेसन इसमें से पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे तो आप क्या पूरा लेसन लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। पूरा का पूरा लेसन एज इट इज़ नहीं लिख पाते। आप क्या करते हो कि आप उसमें से कुछ जो सेंटेंस है, कुछ वाक्य वो लिखते हो जो आपने पढ़ी है, लेकिन बहुत कुछ है वो भी लिखते हो जो आपके दिमाग में अपनी तरफ से बहुत कुछ लिख देते हो। तो उसे पुनर्रचना बोलते हैं। ठीक है, वर्णनात्मक लेखन में क्वेश्चन या तो यही पूछ लिया जाएगा कि वर्णनात्मक लेखन क्या होता है, या फिर आपको कोई टॉपिक दे करके पूछ लिया जाएगा कि वर्णन, उस टॉपिक का वर्णन करो। किसी भी विषय में आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी विषय दे करके कि उस विषय का आप वर्णन कीजिए। इस तरह से आपको एक पूरा निबंध आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे। या अनुवाद जो है, अनुवाद आप समझ रहे हो यहाँ पे 5वां लेसन जो यहाँ है अनुवाद। अनुवाद में आपसे या तो यही पूछ लिया जाएगा कि अनुवाद क्या होता है, तो आप बता दोगे कि किसी भी विषय को सीधी और सरल और जनमानस की भाषा में कन्वर्ट कर देना, बदल देना ही अनुवाद होता है। उसके सिद्धांत और व्यवहार आ सकते हैं, या फिर आपसे कुछ ऐसे सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे, इंग्लिश के सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम रचना से ही स्टार्ट करते हैं। रचना या कंपोजिशन, दोनों में से एक वर्ड आ जाए तब भी आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रचना किसे कहते हैं या कंपोजिशन किसे कहते हैं? ठीक है, ये दोनों ही चीजें क्या है, एक ढांचे में के अंतर्गत शुरू से लेकर अंत तक विषय का सुसंगठित प्रस्तुतिकरण होता है। मतलब कि रचना सिर्फ लिखना ही नहीं होता। रचना कुछ कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कविता एक लेखक के लिए रचना है, संगीत एक संगीतकार के लिए उसकी रचना है, चित्रकला में चित्र जो होता है चित्रकार के लिए उसकी रचना होता है, और मूर्तिकला में मूर्ति मूर्तिकार की रचना हो सकती है। रचना कोई भी हो सकती है, लेकिन जब हम रचना करते हैं या कोई भी रचना करता है तो उसे अपने उस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है कि उस रचना की शुरुआत कैसे की जाए, उसका मध्य कैसा होगा और उस रचना का अंत कैसा होगा। ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती हैं रचना करते हुए। और रही बात लेखन में, साहित्य में रचना कविता हो सकती है, निबंध हो सकता है, कहानी हो सकती है। ठीक है, ये सभी रचना होती है। लेकिन लेखन में रचना करने से पहले कुछ चीज़ों की जो है जांच पड़ताल अच्छे से कर लेनी चाहिए। जैसे कि जो जिस भी विषय पर आप रचना लिखने जा रहे हो उसका क्षेत्र आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी आपको होनी चाहिए।
और साथ ही साथ विषय की जानकारी के साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पाठक की मनस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए, कि पढ़ने वाले के मन की स्थिति का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, कि उसे कैसे लगना चाहिए भी पाठक को पढ़ते हुए। आपकी रचना जब वो पढ़ रहा हो तो बोरियत महसूस ना करे, मतलब आनंद लेकर के पढ़े। ठीक है। तो नेक्स्ट है रचना करते समय किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो रचना करते समय प्रत्येक अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेदों में रचना लिखते हैं, चाहे वो कविता हो या फिर गद्य आप कर रहे हो, और पैराग्राफ अलग अलग से बना करके रचना करते हैं, तो प्रत्येक रचना में क्या होता है, प्रत्येक अनुच्छेद में एक नया और स्वस्थ विचार प्रकट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए विचार। ठीक है। नया विचार प्रस्तुत होना चाहिए हर एक रचना में, और शीर्षक से पूरी तरह से संबंधित होना चाहिए, और जिससे उससे क्या होगा कि शीर्षक का जो है विषय का विस्तार होगा। प्रत्येक अनुच्छेद उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि उस रचना के शीर्षक से संबंधित कोई भी तथ्य, सूचना और चिंतन, मतलब बहुत बड़ा जो है अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। जहां कहीं दूसरी सूचना या तथ्य का आरंभ हो या विषय से संबंधित किसी नए चिंतन की चर्चा करनी हो, वहां से दूसरा अनुच्छेद शुरू कर देना चाहिए। अनुच्छेदों की लंबाई थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन सबकी लंबाई जो है समान होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ना ही बिल्कुल छोटे होने चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि बड़े बड़े जो अनुच्छेद हैं वो पाठक को विषय से भटका देते हैं, इसलिए चर्चा करते समय अनुच्छेद बड़ा भी हो जाए तो बीच में ही उसे छोड़ देना चाहिए, कि आपको लग रहा है कि जो अनुच्छेद है बहुत बड़ा होता जा रहा था, आप उसे छोड़ के एक नए अनुच्छेद से उस विषय को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी विषय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्येक अनुच्छेद के बीच में एक सूत्र अवश्य होना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद को समाप्त होने पर दूसरा या नया बिल्कुल अनुच्छेद जो है बिल्कुल नई सूचना आरंभ नहीं करनी चाहिए, जो विषय है वही चलते रहना चाहिए। मतलब विषय से भटकना नहीं है, कहने का मतलब है कि विषय वही है और उसके अनुच्छेद में उस विषय के बारे में नई नई जानकारियां होनी चाहिए, बिल्कुल ही नई सूचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया आपका क्या क्या ध्यान हमें रचना के वक्त रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है रचना के पार्ट। रचना कितने प्रकार का होता है, रचना के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जब हम रचना के प्रकार क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि रचना के प्रकार लिखो, तो आप लिख सकते हो रचना के बारे में, रचना के लिखते वक्त जो भी है ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए, और रचना के प्रकार में आप लिखोगे वर्णनात्मक लेखन, आख्यान परक लेखन और तार्किक लेखन, भाव पलवन भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये आप एक साथ लिख सकते हो, और अलग अलग से आ जाए तब भी आप आसानी से इन्हें लिख सकते हो। ठीक है। वर्णनात्मक लेखन रचना के विविध प्रकारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है लेखन का। वर्णनात्मक लेखन में हम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या दृश्य का वर्णन करते हैं। ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति में उसके बाहरी रंग रूप, उम्र आदि के साथ साथ उसके आंतरिक रूप, जैसे उसकी चाल ढाल, आदत और उसके गुण को भी हम वर्णित करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी स्थान, किसी दृश्य, किसी वस्तु आदि के वर्णन में उसकी प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ आप उसका क्या करते हो, उसकी जो अन्य विशेषताएं है वो भी बताते हो, या आपके उसके साथ कोई भाव जुड़ा हुआ है वो भी आप बता सकते हो, वर्णन अच्छे से कर सकते हो। जैसे आप ताजमहल का वर्णन कर रहे हो, तो ताजमहल के वर्णन में आप क्या करोगे, वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके आसपास क्या है, उसकी इमारत की सारी संरचनाओं की बात करोगे, वर्णन करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि वो ताजमहल जो है वो क्यों बनाया गया है। ठीक है। तो प्रस्तुत इकाई में किसी भी व्यक्ति, यहाँ देखो, किसी भी व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक रूपों, उसकी आदतों, पसंद नापसंद, अभिरुचियों का वर्णन किया जाता है। किसी स्थान, दृश्य या वस्तु का भी अपेक्षित रूप से वर्णन किया जाता है। यही नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के भोजन बनाने की विधि का भी या पासपोर्ट लाइसेंस बनवाने की विधि का भी वर्णन किया जा सकता है। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि वर्णन क्या है और कैसे किया जाता है, वर्णन विशेषता क्या है। इसी के साथ साथ या आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि इसका वर्णन कीजिए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। आपको अपनी बुक खोलो, उसका ये लेसन देखो और उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पे वर्णन दिया गया, उन्हें आराम से पढ़ो। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, वर्णन आप अपने आप आराम से आसानी से कर दोगे। दूसरा रचना का प्रकार है आख्यान परक लेखन। ये क्या होता है आख्यान परक लेखन? किसी आख्यान परक क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का हूबहू वर्णन नहीं होता है। ठीक है। भी जैसा है वैसा ही वर्णन नहीं करना होता। इसमें क्या होता है कि वस्तु, व्यक्ति या घटना के विषय में लेखक की खुद की भावना जो है वो भी प्रकट होती है। आख्यान परक लेखन में एक तरह की निजता का भाव निहित होता है। ये इसकी विशेषताएं भी हैं। इस क्वेश्चन में जो ये पढ़ रहे हो आप, इसमें ही विशेषताएं आपको मिल जाएगी। अगर ये भी आ जाए ना, आख्यान परक लेखन की विशेषता बताओ, तब भी आप इसे आसानी से बता सकते हो। इसमें व्यक्ति या घटना से संबंधित स्मृतियां, कल्पना और इच्छा अभिव्यक्त होती है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि किसी व्यक्ति को देख करके कोई व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति काला, बदसूरत, लंबी नाक वाला है, लेकिन वह बहुत भला है। अब यहाँ पे देखो कि उसकी जो काली सूरत और लंबी नाक है वो व्यक्ति की दिखाई दे रही है और उसकी जानकारी दे रही है कि वो व्यक्ति दिखने में कैसा है, लेकिन भला होना उसके चेहरे पर नहीं लिखा, उसके माथे पर नहीं लिखा हुआ, फिर भी हम उसे भला कह रहे हैं, क्योंकि हमारी भावना जो हम उसके बारे में जानते हैं, जैसी भावना रखते हैं वैसा ही उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ इस आधार पर लेखक का क्या प्रकट हो रहा है, यहाँ पे सूक्ष्म पर्यवेक्षण या सूक्ष्म जो ऑब्जर्वेशन है उसने किया है उस आदमी के बारे में, वो यहाँ पर प्रकट होता है। तो आख्यान परख में क्या होता है कि व्यक्ति की बाहरी और भीतरी सौंदर्य को परखने की कोशिश की जाती है। ये तो हो गया आपका आख्यान परख।
क्या होता है इसमें, आप अच्छे से पढ़ोगे अपनी बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत लेखन के लेखों में जहाँ व्यक्ति परकता पर विशेष बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर आख्यान परक लेखन में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता भी झलकती है। और आख्यान परक लेखन में भावों और विचारों को लेखक चरित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है और बीच बीच में सीधे सीधे अपनी बात रख देता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्तिगत लेखन क्या होता है, तो आप वो भी बता सकते हो। व्यक्तिगत लेखन में क्या होता है, व्यक्ति परकता पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, उसमें भावों और विचारों को लेखक चरित्रों के माध्यम से ना कर करके वैसे भी बता सकता है, और यहाँ पे चरित्रों के माध्यम से बताता है। इस तरह से आप एक दूसरे से अटैच करके जो है प्रश्नों को, मतलब इसमें यहाँ पे आप प्रश्न जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही आसानी से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तार्किक लेखन। ये भी एक रचना का ही प्रकार है। तार्किक लेखन क्या होता है, तार्किक में सीधी सी बात है, जैसे कि इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, तर्क की कसौटी पर जब लेखन कार्य तर्क की कसौटी पर होता है ना, तो उसे लेखन कार्य कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी विषय वस्तु पर लिखने की एक प्रक्रिया होती है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में सुसंबद्ध रूप में हमें विषय वस्तु आनी चाहिए, मतलब विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे तर्क विभिन्न चरणों में विकसित होकर एक दूसरे से जुड़ जाए, और वाक्य और तर्क भी साथ साथ में विकसित हो। इस प्रकार तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन, अब देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी साथ में कंप्लीट हो रहा है। सृजनात्मक लेखन अगर आ जाए, तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन में कुछ अंतर होता है। सृजनात्मक लेखन में कार्यकारण संबंध की अनिवार्यता श्रृंखला नहीं होती है। सृजनात्मकता में क्या होता है, ये कल्पना भी हो सकती है, तर्क नहीं होता है। कल्पना में क्या होता है, मान लीजिए लेखक कह रहा है कि उसका मन जो है हवा में उड़ रहा है, तो क्या इसमें कोई तर्क है, लेकिन फिर भी वो लेखक रचना कार्य कर रहा है ना, तो उसका मन कोई हवा में उड़ नहीं सकता है, इसमें तर्क की कसौटी पे नहीं है। ये सृजनात्मक लेखन है। लेकिन तार्किक लेखन में मन कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता, इसमें तर्क देना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो है कार्य और कारण में क्या कार्य हो रहा है और उस कार्य होने का क्या कारण है, उसमें संबंध दिखाया जाता है, उसे तार्किक लेखन कहते हैं। तो यहाँ हमारे 3-4 लेसन एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं कि रचना क्या है, रचना लेखन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और रचना के प्रकार क्या है। उसी तरह हमारे 3-4 जो लेसन है वो कंप्लीट हो रहे हैं इससे। और ये जो मैं एक एक क्वेश्चन हर लेसन का करवा रही हूँ, आप अच्छे से इन्हें एक बार अपने बुक से पढ़िए, और फिर उन्हें क्या कीजिए, उनकी जो विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, वो वगैरह वगैरह सब अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका, पुनर्रचना क्या है। आपका लेसन है ये, पुनर्रचना क्या होती है। जब लेखक क्या करता है, संप्रेषण भाव को सीधे सरल और सपाट शब्दों में न प्रकट करके संप्रेषण बनाने के लिए श्रोता या पाठक तक पहुंचाने के लिए कुछ रीतियों को अपनाता है, जिससे उसका संप्रेषण जो है सहज, सरल और हृदय स्पर्शी और रोचक बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने बहुत ही 5-6 पेज की एक कहानी पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने 5 मिनट के अंदर ही क्या कर दिया, उसको बता दिया, किसको, किसी दूसरे को बता दिया। तो आपने क्या किया, उसे कुछ ऐसी रीति के अनुसार उसे कम से कम लाइनों में ढाल के, कम से कम वाक्यों में पूरी की पूरी कहानी को आसानी से कह दिया, और वो हृदय स्पर्शी भी हो गई, समझ भी आ गई, और मज़ेदार भी हो गई, और अच्छे से दूसरे को आपने कम टाइम में बता दिया। तो उसी कहते हैं पुनः रचना आपने उसकी कर दी उस कहानी की। इसके लिए उसे अपनी बातों का कई प्रकार से पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है, ठीक है। इसे आप सारांश भी बोल सकते हो। पाठक या श्रोता के रूप में हमें किसी विषय के कथ्य तक पहुंचना होता है, हमें उसे समझकर अपने शब्दों में अलग अलग रूपों में लिखना पड़ता है। इस प्रकार हम किसी परीक्षा उपयोगी सामग्री का अध्ययन करते हैं, फिर उसे संबंधित प्रमुख अंशों को नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या आगे बातें बतानी है या लिखनी है। परीक्षा में उसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा का जो उदाहरण दिया गया है कि आप हिंदी की मान लीजिए पूरी बुक आपने पढ़ ली, तो क्या जब आप पूरी बुक में से प्रश्न पत्र आएगा आपके एग्जाम में, तो क्या आप एज इट इज लिख के आओगे? नहीं, आप कुछ अंश नोट कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ कुछ अंश नोट कर रहे हो, और उनसे भी कम आप अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के कुछ लिख के आओगे, और कुछ आसान शब्दों का भी प्रयोग करोगे। जैसे हिंदी में आपके अच्छे से हिंदी से, जैसे परीक्षा, उपयोगी, आवश्यकता अनुसार, मौखिक, साक्षात्कार, बहुत सारे श्रुत सामग्री, ऐसे बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं बुक में, लेकिन आप अपनी ही भाषा में वहाँ पर जो है पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, उसी ही कहते हैं पुनर्रचना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रेस नोट क्या होता है। प्रेस विज्ञप्ति और जो प्रेस नोट क्या होता है, तो प्रेस विज्ञप्ति को अंग्रेजी में प्रेस नोट कहते हैं, प्रेस नोट कहते हैं। हिंदी के लिए प्रेस नोट शब्द भी प्रचलन है, यानी आप हिंदी में भी प्रेस नोट लिख सकते हो। ये शब्द लिखने की बजाय आप सीधे प्रेस नोट हिंदी में यानी देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हो। सरकार के किसी निर्णय, प्रस्ताव, आदेश के विस्तृत प्रचार में प्रेस जो है ये प्रेस नोट जारी करता है। प्रेस नोट में अंतर बहुत ही सूक्ष्म है दोनों में, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट में। प्रेस विज्ञप्ति जो का त्यों प्रकाशन किया जाता है, जबकि प्रेस नोट समाचार पत्रों के लिए एक प्रकाशनार्थ सामग्री होती है जिसे संपादित किया जाता है। यहाँ पे दोनों में अंतर भी बता दिया।
प्रेस विज्ञप्ति बहुधा दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता का परिणाम होता है, जिसका राजनीतिक और कानूनी महत्व होता है। जब दो देश किसी मुद्दे पर सहमत होते हैं तो उसकी घोषणा प्रेस विज्ञप्ति के रूप में की जाती है। दूसरी ओर प्रेस नोट क्या होता है, सूचनात्मक होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ लाने का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले तो प्रेस नोट और के बारे में आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ आ भी सकता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए कि दो देशों की वार्ता है, दो राजनीतिक मंत्रियों की वार्ता है, उसे आप कैसे बताओगे। तो आप एक बार अपनी बुक में देखें कि उस प्रेस विज्ञप्ति जो है उसे कैसे लिखा गया है और प्रेस नोट कैसे लिखा गया है। तो वो प्रेस नोट लिखना भी आपका आ सकता है कि कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस टॉपिक पे आप प्रेस नोट लिखिए। ठीक है, एक और जो होता है क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में आ रहा है, कोड मिक्सिंग होता है। कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब हम अपने बातचीत की भाषा में, संप्रेषण की भाषा में कुछ और शब्दों का, मान लीजिए मैं हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन हिंदी बोलने के साथ साथ मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा के ऐड कर रही हूँ। इंग्लिश के, जैसे अब ऐड बोला, ये इंग्लिश का शब्द है और मैंने मिक्स कर लिया जबकि मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो ये कोड मिक्सिंग होती है। आप क्या करते हो, आप दोस्तों के साथ एक ही मतलब वस्तु के लिए अलग अलग जो है शब्द यूज करते हो। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हो तो आप क्या करोगे, आप दोस्त बोलोगे, उसी अलग से उसका अर्थ निकालोगे, अलग लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। टीचर के साथ हो तो अलग लैंग्वेज का प्रयोग करोगे और घर पे हो तो अलग जो है नोट करोगे। जैसे मान लीजिए आप बुक बोलते हो, पुस्तक को बुक बोलते हो। बुक कहाँ बोलते हो, जब भी आप आपस में अपने यार दोस्तों के साथ हो या आप अपने जो है टीचर के साथ बैठे तो आप पुस्तक को पुस्तक ना बोल के बुक बोलते हो। जबकि आप जब घर में आ जाते हो तो किताब भी बोल देते हो, जबकि बुक भी उसके लिए सही शब्द है, पुस्तक भी उसके लिए अलग शब्द है और आप किताब भी आप उसके लिए बोल सकते हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की। फिर भी कुछ गलतियां अगर रह गई है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा और इस तरह से आप बाकी की बुक भी अच्छे से उठाइए और उन्हें पढ़िए और अपने पेपर को जो है अच्छे से अटैम्प्ट करके आइए। आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।